JKS 2025 प्रीलिम्स की जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर्स है, चाहे फिर वो पॉलिटी हो, चाहे फिर वो रिपोर्ट्स हों, अवार्ड्स हों, इंडेक्स हों, इंटरनेशनल रिलेशंस हों, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, स्कीम्स हों, वेरियस स्कीम्स हो, फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग हो, या फिर हेल्थ हो, या फिर डिफेंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कंप्रिहेंसिव वे में कवरेज होगी इसकी, तो आप थोड़ा पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ इसको रिवाइज करिए। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो आपको सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी है, UDISE रिपोर्ट। UDISE का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट UDISE यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि 57% स्कूल के पास फंक्शनल, सिर्फ इतने 57% स्कूल्स हैं जिनके पास फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं। ये जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, ये लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस इंडिया जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, ये उनकी एजुकेशन के पैरामीटर को मेजर करता है, ये जो रिपोर्ट है। फिर क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कूल एजुकेशन की। इसको लॉन्च कब किया गया है? 2018-19 में, टू स्पीड अप डाटा एंट्री को स्पीड अप करने के लिए, एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, और डाटा क्वालिटी और ईज इट्स वेरिफिकेशन को करने के लिए। ठीक, एन अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। इसको जो ये स्कूल डिटेल्स को ये एप्लीकेशन कलेक्ट करता है। ये दूसरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें गुकेश को चेस डिसिप्लिन में मिला अवार्ड, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला, प्रवीण ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में और मनु भाकर को शूटिंग में मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। फिर आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट को इन्होंने अनवील किया। ये रिपोर्ट क्या है? ये लॉन्च कब हुई थी? 2018 में। मिनिस्ट्री को किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट कौन सा है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये एम इसका है लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेस और सर्विस अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। जब हमारे पास अक्रॉस यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स में सर्विस होगी तो उससे क्या होगा? उससे ट्रेड अच्छी तरह होगा। अगर लॉजिस्टिक्स का एसेस उनके पास होगा तो उससे ट्रेड की जो अवेलेबिलिटी है, ट्रेड का जो नेक्सस है वो अच्छा हो जाएगा। प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स में एक्शनेबल इंसाइट प्रोवाइड करता है ये क्या? लीड्स। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। फॉस्टर कंपैरेटिव फेडरलिज्म, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025। इसमें इंडिया की इकोनॉमी, इन्होंने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6.6 जो 2025 में थी वो बढ़कर 6.7 हो जाएगी 2026 में। इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो। अब लेकिन ये ग्लोबल ग्रोथ विल रिमेन एट 2.8% इन 25, जो कि 24 में 2.8% ही थी, ये 2.8% ही रहेगी। फिर रिपोर्ट हाईलाइट दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि हमें एसेट्स, जो कि हमें पैसे जनरेट कर देता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई मशीनरी है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हम हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है,
कैपिटल गुड्स जिनको हम कहते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स जिनको हम कहते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, ये इसका स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब कि इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और यूएन रिपोर्ट ये कहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया वो रॉबस्ट रहेगी 2025 में। और ये अपॉर्चुनिटी बताता है कि जैसे रिसोर्स रिच डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हाईलाइट करता है। फिर आता है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। हमने अभी हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ये इसको पब्लिश किसने किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ पॉइंट्स सबसे पहले याद रख लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1971 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को देता है, ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को देता है। और क्या करता है जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, एक सेकेंड, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट देता है, ठीक, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स को देता है ये, जैसे ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देता है, ठीक, ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी देता है। तो ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ये क्यों दिया? क्योंकि एआई का टाइम आ रहा था, बोल रहे थे जॉब जो एआई ले जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डाटा गैदर्ड। ये रिपोर्ट किसका रिजल्ट था? 100 लीडिंग ग्लोबल कंपनीज का डाटा गैदर किया, 14 मिलियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है ये ग्लोबल कंपनी का, और 22 इंडस्ट्री सेक्टर्स ऑफ 55 इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। हो गया लीड्स। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यूडीआईएससी मेरे साथ रिवाइज कर दीजिए। यूडीआईएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लीड्स की क्या है? लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके बाद जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आते हैं दूसरी नेक्स्ट पे, DARPG, इन्होंने गाइडलाइन इशू की 28th नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम के लिए। ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इस अवार्ड स्कीम का कि रिकॉग्नाइज करना और प्रमोट करना एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको प्रमोट करना, उनके एक्सीलेंस को प्रमोट करना। DARPG की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस 2020। तो NAEG नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 25 विल कंसिस्ट ऑफ ट्रॉफी। इसमें 10 लाख का गोल्ड अवार्डी होंगे, उनको मिलेगा 10 लाख, और 5 लाख मिलेगा सिल्वर अवार्डीज को। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन के अंडर आता है, नोडल एजेंसी है। दिस ईयर 16 अवार्ड्स आर बीइंग कन्फर्ड अंडर द NAEG 2025। और इसमें से 10 हैं विल बी गोल्ड अवार्ड्स एंड 6 विल बी सिल्वर अवार्ड्स 2025 ईयर के लिए। इसमें 6 कैटेगरीज होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। ये क्या है? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 QS। ये न्यू QS फ्यूचर स्किल्स रिपोर्ट्स रैंक्स इंडिया सेकंड इन जॉब मार्केट रेडीनेस। इसने QS फ्यूचर स्किल्स रिपोर्ट ने इंडिया को सेकंड रखा जॉब मार्केट रेडीनेस में, और 25th ओवरऑल रखा। ये आगे डिटेल में देंगे, अभी इतना सुनिए आप क्या है। QS की फॉर्म क्या है? क्विकली सिमनॉन्स। क्विकली सिमनॉन्स की जो ये लंदन बेस्ड है, एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है ये, जो इवॉल्वेट करता है कंट्रीज़ की रेडीनेस को इवॉल्विंग जॉब मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे फिर वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू हो, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसने सेकंड रखा है इंडिया को जॉब मार्केट रेडीनेस में, 25th ओवरऑल रखा है। ये है QS। QS की फुल फॉर्म क्या है? क्विकली सिमनॉन्स। ये सेकंड फ्यूचर ऑफ वर्क और ओवरऑल 25th पोजीशन रखी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लेटेस्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो है वो रिलीज की रिपोर्ट, इन्होंने ट्रेंड्स टू वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2025। इसमें क्या कहा? इसमें कहा ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी रहेगी 5% इन 2024, मतलब कि स्टडी रह गई 2024 में, स्टूड स्टडी एट 5%। यंग पीपल कंटिन्यू टू फेस अ मच हायर अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना रहा? 12.6% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रहा। की चैलेंजेस फेसिंग द लेबर मार्केट इंक्लूड जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस,
राइजिंग कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अनरिजॉल्व सोवरेन डेप्ट रिस्क्स। उसके बाद लो इनकम कंट्रीज कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिमेन्ड स्टडी बट रियल वेज ग्रोथ हैज पिक्ड अप। रियल वेज ग्रोथ हैज पिक्ड अप। अब थोड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। ये एक एजेंसी है लीग ऑफ नेशंस, जो किसकी एजेंसी है, एस्टेब्लिश एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी है और कब बनी, वर्ल्ड वॉर के बाद। एस्टेब्लिश किस ट्रीटी के थ्रू एस्टेब्लिश हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस 1919 में। ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की 1946 में, ठीक है। 1946 में पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी और इसको नोबेल प्राइज भी मिला। एक सेकेंड, और इस जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको नोबेल प्राइज 1969 में मिला। किसके लिए, फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस को प्रमोट करने के लिए और सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। ये ओनली ट्राइपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है, एम्प्लॉयर्स को लाती है और वर्कर्स को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट देती है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप, है ना। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी हमने देखा था ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर 1971 में बना था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देता है और कौन सी रिपोर्ट देता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी देता है। इसका पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल रिस्क्स। जो किसको प्रेजेंट करना, किसका एनालिसिस करना, जो मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल रिस्क एंटिसिपेटेड ओवर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 2 साल या 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ग्लोबल रिस्क को डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल फॉर एन इवेंट टू, जो कि हमारे ग्लोबल जीडीपी को हार्म करे, पॉपुलेशन को हार्म करे या नेचुरल रिसोर्स को हार्म करे। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी कौन करता है रिलीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये याद रखना है हमें, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज किया न्यू दिल्ली में। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या है, हेल्थ हमें पता है ये स्टेट लिस्ट में आता है और नीति आयोग इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ इन्होंने इसको डेवलप किया। किसको, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 को। इसका बेस ईयर इन्होंने क्या लिया, 2022-2023 बेस ईयर इन्होंने लिया। इसका एम क्या है, टू एवॉल्वेट फिस्कल हेल्थ को एवॉल्वेट करना, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज को हाईलाइट करना और टारगेटेड इंटरवेंशंस करना फिस्कल परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के लिए। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इसमें रही उड़ीसा, उसके बाद जिसका क्यूमुलेटिव स्कोर 67.8 था, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा। ये आपको सिर्फ एक याद रखनी, जो सबसे टॉप पर है उसको वो याद रखना है। नेक्स्ट, जो ASER स्टडी इन्होंने क्या शो किया, जो पोस्ट कोविड रिकवरी है, बट ASER क्या है, देखिए इसकी फुल फॉर्म याद रखो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस, ये एक एनुअल सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है, जो इसका एम क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, चाहे वो चिल्ड्रन हमारे रूरल इंडिया में वो एनरोल स्कूल हुए हों या जो क्या वो लर्न कर पा रहे हैं। ये हर साल कंडक्ट की जाती है ये रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2025। तो ये लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इंडिया में है। मैंने अभी तक आपको जितने भी पॉइंट डिस्कस किए इसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये याद हो गया। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड क्या हो, एकजुट डिस्ट्रिक्ट क्या हो, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन देगा कुछ, कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, सिस्टम फॉर एजुकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देगा, UDISE रिपोर्ट हो गया ये। नेक्स्ट हमने फिर किया लीड्स के फुल फॉर्म के लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, LEADS, ये भी हो गया याद, दोबारा भूलेगा नहीं कभी हमें, हम आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी रिपोर्ट देता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है, और कौन सी रिपोर्ट देता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। DARPG की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस हो गया, ये भी याद, आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाओगे ना आप। हाँ, तो उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देखा, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, नोबेल पीस प्राइज 1969 में मिला।
ओनली ट्राईपार्टाइट यूनियन एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट देती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट देती है। फिर हमने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स भी डिस्कस किया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148, ये भी याद रखना है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन, एनुअल स्टेटस का मतलब क्या हुआ? हर साल 2005 के बाद हर साल ये रिपोर्ट रिलीज होती है, एनुअली। एनुअल स्टेटस AS या एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हो गया, ये भी याद। ये हमने क्या डिस्कस कर लिया? रिपोर्ट्स, इंडेक्स और अवार्ड्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बेंचेस थे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को, उन्होंने कहा कि जो अपना बैकलॉग है ना वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए आप अपना। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल इसलिए एस्टेब्लिश हुए थे। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स जो कोर्ट का काम होता है ना, जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट अपने डिसीजंस देती है, जो फैसले, जो जजमेंट्स देती है, वही ट्रिब्यूनल्स भी करते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स अपने स्पेसिफिक एरिया में ही जो होते हैं उनको अपना काम करने दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 323A और 323B, 323A 323B बताता है। और ये कब किस अमेंडमेंट से लाया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, इसको 2009 में एस्टेब्लिश किया था। और ये क्यों ट्रिब्यूनल बनाया जाता है? क्योंकि जो बैकलॉग्स हैं, जो हमारे पास हाई कोर्ट्स होते हैं, जो बाकी जो प्रेसिडेंट्स होता है हमारे पास कोर्ट्स का, उन पर बोझ ना आ जाए, इसलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। तो ताकि जो जस्टिस है वो जल्दी हो जाए, और जस्टिस जल्दी हमें लोगों को मिल जाए, और केसेस जो हैं वो अपने स्पेसिफिक डोमेन में ही चलें। तो इसका प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है। AFT हैज़ 10 रीजनल बेंचेस, इसके 10 रीजनल बेंचेस है। जुडिशियल मेंबर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, इनको कंपोज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स प्लस जुडिशियल मेंबर्स। इसमें कमीशन, अपॉइंटमेंट्स, एनरोलमेंट्स और कंडीशन ऑफ सर्विस का एडजुडिकेशन होता है, ट्रायल होता है। फिर आता है जनवरी 2025 के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड की। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया? इसमें 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को बनाया जाएगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पावर प्लांट और टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद पोजीशन ग्रेट निकोबार एज ए ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड हब होगा। और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनकॉर्पोरेटेड, इसको 28 जून 1988 को कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस्ड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। उसके बाद इसकी की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? की एक्टिविटीज़ में ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट बनाना है ना, तो ट्रेडिंग ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, मिल्क का ट्रेड होगा, टूरिज्म रिसोर्ट्स को मैनेज किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के लिए ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, जो ये प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर ऑपरेट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, हमें पता है यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जिसमें 572 आइलैंड्स हैं। ठीक है। उसमें से 38 इनहेबिटेड है एट द जंक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान सी। उसके बाद टेरिटरी जो है, टेरिटरी 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एक्नी इन इंडोनेशिया एंड सेपरेटेड फ्रॉम थाईलैंड म्यांमार बाय द अंडमान सी। ये पूरा डिटेल में अभी हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो ये मैप देख रहे हो आप, इसमें ये अंडमान, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये निकोबार आइलैंड है यहाँ पे।
जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो पैसेज सेपरेट करता है वो डंकन पैसेज करता है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, जो कि 150 किलोमीटर वाइड है। ये हमने स्टैटिक को करंट से रिलेट किया। करंट को स्टैटिक से किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप बताइए अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल। और सुमात्रा आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को कौन सेपरेट करता है, 6 डिग्री चैनल। और ये जो निकोबार आइलैंड है ना, ये पार्ट ऑफ सुंडा आइलैंड हॉट स्पॉट्स हैं। उसके बाद ऑफिशियल एनिमल अंडमान का क्या है, डुगोंग, जिसको और ये एंडेमिक कहाँ का है, इंडो पैसिफिक सी कोस्ट का, स्पेशली अंडमान आइलैंड्स। तो जो निकोबार आइलैंड ये हमने अभी देख लिया, सुंडा आइलैंड हॉटस्पॉट का पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं इसमें सबसे पहले है सेडल पीक, माउंट डिएवोलो, माउंट कोयोब और माउंट थ्यूलियर। ये जो इसको याद, माउंट डिएवोलो, कोयोब और थ्यूलियर ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, ये अंडमान और निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये अंडमान निकोबार इंटरनेशनल आइलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनकॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज़ की देख ली। पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद हमने लोकेशन देख ली, आइलैंड्स और लोकेशन देख ली अंडमान निकोबार की, कहाँ पे है अंडमान निकोबार लोकेटेड, बे ऑफ बंगाल के नीचे, और तीन कंट्री इसको सराउंड कर रही है। कौन कौन सी कंट्रीज कर रही है, म्यांमार कर रही है, थाईलैंड कर रही है और इंडोनेशिया कर रही है, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 3 कंट्रीज याद रखनी। चैनल्स हमने डिस्कस कर लिए, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन पैसेज। ऑफिशियल एनिमल ड्यूगोंग है, वॉल्केनो है, माउंटेन पीक्स है, सेडल पीक है, माउंट डिएवोलो है, माउंट कोयोब, माउंट थ्यूलियर है। नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर आगे देखेंगे, रीनेम्ड आइलैंड। उसके बाद ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है, सेंटर फाइनलाइजिंग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन टू बिगिन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इंडिया इंडोनेशिया कंप्लीट जॉइंट रिपोर्ट ऑन सबांग पोर्ट फिजिबिलिटी, सबांग पोर्ट इस वहाँ पे जो है उसको। तो उसके बाद निकोबार आइलैंड, ये सुंडालैंड हॉटस्पॉट का पार्ट है। वो तो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज एन इंटरमीडिएट लोकेशन वेयर कार्गो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो बनाने वाले थे ना हम इसके इस प्रोजेक्ट में, तो इससे क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगा एक वेसल से दूसरे वेसल, जो जर्नी से फाइनल डेस्टिनेशन जब वो अपनी पहुंचेगी, उस प्रोसेस को हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। कि इस प्रोसेस को जब कार्गो ट्रांसफ़र किया जाता है एक वेसल से दूसरे वेसल में, ये तब किया जाता है जब कोई डायरेक्ट रूट नहीं होता है ओरिजिन और डेस्टिनेशन पोर्ट्स पे। उसके बाद शोम्पेन ट्राइब यहाँ पर मिलती है, अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारी ट्राइब्स मिलती हैं। उससे पहले हम देखते हैं दिसंबर 2018 में दिसंबर 2018 में हमारी गवर्नमेंट ने 3 आइलैंड्स को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उसको डेडिकेट किया था। जैसे रॉस आइलैंड है ना, उसको रीनेम किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड 2018 में। नील आइलैंड को शहीद आइलैंड को कहा गया था, नील आइलैंड। उसके हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड। जो शोम्पेन ट्राइब है ये प्राइमरली जो है ये हंटर गैदरर्स थे। तो हंटर गैदरर्स लिविंग इन द डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ द आइलैंड, दे मोस्टली इनहेबिट ग्रेट निकोबार पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये जो है ये पीबीटीजीज है, पीबीटीजीज भी आगे डिस्कस अच्छी तरह करेंगे हम। तो शोम्पेन आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी विच एक्नॉलेज देयर फ्रेजाइल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये अभी पूरी इसकी क्लासिफिकेशन देंगे, शेड्यूल ट्राइब्स कौन से होते हैं, पीबीटीजीज कौन से होते हैं, ये पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होता है, ये भी डिस्कस पूरा अच्छी तरह होगा। तो ग्रेट निकोबार पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप शोम्पेन कास्ट देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद शोम्पेन निकोबारीज हैं, ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार रेशियल ग्रुप्स के बेसिस पर होता है। पीबीटीजीज की डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये भी डिस्कस करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर होम टू 6 एब ओरिजिनल ट्राइब्स। कौन कौन से 6 एब ओरिजिनल ट्राइब्स, अंडमानीज, ओंगीज, जरावाज, सेंटिनलीज, आपने वीडियोज देखी होंगी सेंटिनेल्स के लिए। उसके बाद निकोबारीज और शोम्पेन्स।
PBTGs except for the Nicobaris, the remaining 5 tribes are classified as particular. जो PBTG निकोबारीज के अलावा बाकी जितने भी हैं उनको हम particularly vulnerable tribal groups में इंक्लूड किया जाता है. तो PPTG क्या हुआ? PBTG देखिए, ये देख रहे हो जो ये ट्राइब्स होती है ना, जो बाहर बाहर बड़ा वाला सर्कल आप देख रहे हो, ये मान लीजिए आप ये ट्राइब्स हैं, ठीक है. उसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आती हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब्स उसके अंदर जो जो मतलब कि बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन सेक्शन होता है उनको हम PBT पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं. ये किस कमीशन ने बताया था PBTGs के बारे में? धीबर कमीशन ने 1973 में. तो उन्होंने 52 ग्रुप्स जो थे इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा था 1975 में, और 2006 में इनको PBTGs कहा गया था. अभी प्रेजेंटली 75 PBTGs हैं नोटिफाइड, और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, और सोरठ ट्राइब ऑफ उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है PBTGs में. डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है? ए लीगल प्रिंसिपल है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजंस और डिक्रीज पास्ट जो डिफरेंट जुडिशियल फॉर्म्स है ना हायरार्की में, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है. ये इंश्योर ये करता है कि एक ही ऑपरेटिव और बाइंडिंग डिक्री हो जो कि एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को गवर्न कर रहा हो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में. तो ये इंश्योर ये करता है कि एम्बिग्यूटी ना हो, जो कौन सा जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग है और एनफोर्सेबल है. उसके बाद विप्स आते हैं. विप्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये ऑफिशियल मेंबर्स को, जो ऑफिशियल उसके जो जिनका जॉब होता है ताकि पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन हो लेजिस्लेचर में, और ये विप्स होती हैं, ये एनफोर्सेबल होती है पार्टी पर. कौन कौन सी 3 टाइप्स की विप्स होती है? एक होती है 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप. चीफ विप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी जो होती है होल्ड द मोस्ट क्रूशियल रोल इन एनफोर्सिंग द विप सिस्टम, जो कि एडिशनल विप्स विद इन द पार्टी में सपोर्ट करता है. उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट धनकर है, इन्होंने क्वेश्चन किया पार्टी विप्स को. जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया पार्टी विप्स को. MPs रिड्यूस्ड टू सर्विलिटी. तो विप क्या होती है? विप इज अ डायरेक्टिव फ्रॉम द पार्टी दैट बाइंड्स पार्टी मेंबर्स ऑफ ए हाउस टू ओबे द लाइंस ऑफ द पार्टी. समझ गए आप? 3 काइंड की यूज होती है. 1 लाइन विप इज इशूड टू इन्फॉर्म द मेंबर्स अबाउट द वोट. अगर उनको वोट के बारे में इन्फॉर्म करना है तो 1 लाइन विप. 2 लाइन विप इशूड टू इन्फॉर्म द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इनसाइड द हाउस एट द टाइम ऑफ द वोट. ठीक है, तभी तो वोट करेंगे ना जब वो प्रेजेंट होंगे इनसाइड, तब वो 2 लाइन विप. और 3 लाइन विप इशूड होती है पार्टी लाइन के अकॉर्डिंगली, आप जो है उसको वोट कीजिए 3 लाइन विप के बाद. और इंडिया में 3 लाइन विप इसको वायलेट किया जा सकता है अगर 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर जो किसी पार्टी के हैं वो डिसाइड ये करें कि पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट को देना है अगर 1/3 मेंबर्स, तो इस विप को वायलेट किया जा सकता है अगर 1/3 मेंबर्स उस लेजिस्लेचर में उसको वो करें. समझ गए आप? गवर्नेंस पर आते हैं. ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म. अब जो कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148, आर गवर्नमेंट स्कीम्स रियली वर्किंग, ये अब ओपन डाटा किट से पता लगा सकता है CAG. ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन डाटा किट टेक्नोलॉजी को पर डिज़ाइन हो जाएगा, कलेक्शन और मैनेजिंग ऑडिट रिलेटेड डाटा. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया. इंटीग्रेटेड की फीचर्स कौन से? इंटीग्रेटेड विद कैग्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगी, डाटा ये सिक्योर डाटा मैनेजमेंट, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, बेनिफिशियरी सर्वेज, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा डाटा को मैनेज करने के लिए और प्रोसेस को कलेक्ट करने के लिए. उसके बाद पेंशनियर्स कैन विदड्रॉ EPFO पेंशन फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम होगा. सेंट्रलाइज्ड पेमेंट, अब देखिए जो पेंशनर्स है ना, किसी भी बैंक से मान लीजिए वो किसी दूसरी स्टेट में चले गए तो अपने दूसरे बैंक से भी वो अपना पेंशन ले सकते हैं. ये इनिशिएटिव है टू मॉडर्नाइज पेंशन डिस्पर्समेंट और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम को मॉडर्नाइज करने के लिए. जो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है ऑपरेशनल कब से होगा? जनवरी 1, 2025 से. इसका एम क्या है? पेमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, फिजिकल वेरिफिकेशन को एलिमिनेट करना और सीमलेस पेंशन डिस्पर्समेंट को करना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी ए मेंबर ऑफ EPFO, 10 साल कंप्लीट कर लिए होने चाहिए उसको सर्विस में, और 58 एज तक पहुँच गया होना चाहिए.
फिर आते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लॉन्च किया। पंचायत है ना, ये डीपीएसपी में पार्ट 4 के आर्टिकल 40 में प्रेजेंट था पहले, जो डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 40। फिर जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1993, इसको फिर जो स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और इनॉग्रेट किसने किया? इनॉग्रेट किसने किया इसको? पंचायत से पार्लियामेंट, ताकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंश्योर हो जाए। और ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कोलैबोरेशन कौन करता है? लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ऑर्गेनाइज इन कमेमोरेशन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो भगवान बिरसा मुंडा है ना, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर इसको जो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 19 नवंबर। तो ठीक, उसके बाद प्राइमरी फोकस एम्पावर करना वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। सक्सेसफुल पंचायत से पार्लियामेंट 2024 इनिशिएटिव विच, जो कि 500 वुमेन सरपंच को अक्रॉस इंडिया इन्होंने जोड़ा। और अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल, जो हमारे ये हैं होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भारत पोल लॉन्च किया। हाउ दिस पोर्टल एम्स टू हेल्प प्रोब ट्रांजैक्शनल क्राइम्स। भारत पोल पोर्टल क्या है? ये किसने डेवलप किया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ये डेवलप किया। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके साथ कोलैबोरेट किया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एम क्या है? एनेबल करना रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग और स्टिमुलेट करना इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस थ्रू इंटरपोल। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल, जो होगा वो अवेलेबल होगा अब 22 जो शेड्यूल है ना, जो ई श्रम पोर्टल है ये 26 अगस्त 2021 को जो लॉन्च किया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया। एम क्या है? टू डेवलप ए नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो कि आधार के साथ सीड होंगे। ई श्रम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द उमंग मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट हुआ। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर पोर्टल्स टू प्रोवाइड वन स्टॉप लेबर सर्विसेज सोल्यूशन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025 में इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स टू वीर गाथा 4.0। इसमें वीर गाथा क्या है? ये अवेयरनेस लाने के लिए गैलेंट्री अवार्डीज़ की ये ब्रेवरी, उनकी लाइफ स्टोरीज को बताने के लिए, पेट्रोटिज्म को इंस्टिल करने के लिए और सिविल वैल्यूज स्टूडेंट्स में लाने के लिए ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ई श्रम पोर्टल हमने देख लिया ना, ई श्रम पोर्टल अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस ये किस शेड्यूल में आती है? 8th शेड्यूल में। ई श्रम पोर्टल ये क्या? एम टू डेवलप नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज, जो स्विगी वर्कर्स हैं, बाकी जितने भी हैं ना अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, उनके लिए ई श्रम ये उमंग मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट किया जाएगा लेबर सर्विस सॉल्यूशंस के लिए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने 8th एडिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लॉन्च किया। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 8th एडिशन क्या है? दो ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल ट्रेसनेट 2.0, एपीडा पोर्टल, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा, एग्री एक्सचेंज पोर्टल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री में। ठीक है, फिर आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू गेट 42 डेज स्पेशल कैजुअल लीव्स फॉर, अगर ऑर्गन डोनेट कर रहा है ना, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो अगर ऑर्गन जो है वो डोनेट कर रहा है तो उसको एक स्पेशल लीव मिलेगी। तो जो स्पेशल लीव होगी वो क्यों होगी? क्योंकि ऑर्गन जो डोनेशन, जो ऑर्गन डोनेशन है, अगर वो अपना ऑर्गन डोनेशन डोनेट कर रहा है तो उसको 42 डेज़ की सेटअप अंडर द डायरेक्टरी। और कब किया जाता है ऑर्गन डोनेशन डे? 6 जून को। ठीक, डायरेक्ट 6 जून मैं लिख लेता हूँ। ठीक, ये क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। फंक्शन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा। एक्टिविटीज़ प्रोक्योरमेंट, अलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स। नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल स्टोरेज, नेशनल बायोमेटीरियल सेंटर। उसके बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 डिजिट नंबर होगा जो कि EPFO के हर एक मेंबर को अलॉट होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एम्प्लॉय रिमेन द सेम, अगर वो जॉब स्विच भी कर रहे हैं तब भी वो सेम ही रहेगा।
अगर वो जॉब चेंज कर रहा है ना, तो जो आईडी, अगर मेंबर अपनी आईडी चेंज कर रहा है और न्यू आईडी में जा रहा है वो, तो उसका यूएएन सेम रहेगा। इससे क्या होगा, इससे एक मतलब उसका ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी उस मेंबर की। क्योंकि अगर वो कोई पुरानी जॉब कर रहा है तो उस पर अगर उसको मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो उसका सेफ रहेगा। अब आता है इंडियन रेलवेज टू इंट्रोड्यूस ये अपग्रेडेड अमृत भारत 2.0 एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन। ऑब्जेक्टिव इसका है टू कैटर लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज को, ऑफरिंग अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। तो इसको 2024 में फर्स्ट वर्जन ऑफ अमृत भारत लॉन्च किया था। नॉलेज नगेट ऑफ द डे, भारत रणभूमि दर्शन। भारत रणभूमि दर्शन क्या है? लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो बैटल फील्ड टूरिज्म है और बॉर्डर टूरिज्म है इसको प्रमोट करेगा। अवेयरनेस इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री और वैलोर की अवेयर करेगा। फिर आता है संचार साहिती मोबाइल ऐप। ये क्या है? ये टेलीकॉम सिक्योरिटी टूल्स फिंगरप्रिंट पे आ जाएंगे हर एक सिटीजन की। संचार साथी मोबाइल ऐप, ए यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फोर्टिफाई टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड एम्पावर सिटीजन्स, लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में रहेगा। इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के ए बाई एनुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा। नेशनल, ये याद रखना, NIXI, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एम क्या है? टू नर्चर यंग माइंड्स, बिल्ड एक्सपर्टाइज इन डिजिटल पॉलिसी एंड प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट। फिर है इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब ये याद रखना, यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह ने इन्होंने 20th रेजिंग डे सेरेमनी NDRF और उस एज ए चीफ गेस्ट कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है 19 जनवरी को। इन्होंने नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, नेशनल, जहाँ भी कहीं पर डिजास्टर आ जाता है ना, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, तो वहाँ पर NDRF की टीम आ जाती है। ये इट इज़ एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए टू ए थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो इसका जो हेड है NDRF का, उसको डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। एंटिटी लॉकर, जैसे डिजी लॉकर होता है वैसे एंटिटी लॉकर, स्क्वायर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर MITI क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम क्या है इसका? टू क्रिएट ए स्ट्रीमलाइंड एंड एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिड्यूस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। कवर्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्टार्टअप्स, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज एंड अदर एंटिटीज। एंटिटी लॉकर ऐसा ही है, ये काम है इसका, ठीक। फिर आता है ये पार्लियामेंट्री पैनल रेजेज क्वेश्चंस ऑन आर्बिट्री यूजेज डेवलपमेंट फी चार्ज बाय एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी AERA क्या है? एक स्टेटूटरी बॉडी है, किसी लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है, किसी लॉ को पास करके। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, इंडियन एक्ट 2008 के इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। रिकमेंड किसने किया था? नरेश चंद्र कमेटी ने। हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है। टास्क क्या है इसका? ओवरसीइंग द इकोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इंडिया में देखना। फंक्शन है इसका रेगुलेट्स टैरिफ्स और अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज एट मेजर एयरपोर्ट्स। त्रिपुरा became the first northeast state to sign memorandum of understanding with भाषनी for multilingual governance। ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है भाषनी। फैसिलिटीज ये सीमलेस कम्युनिकेशन और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी 22 इंडियन लैंग्वेजेस में करेगा। वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स और प्रमोट डिजिटल इंक्लूसिविटी। ये डेवलप किसने किया था? डिजिटल इंडिया भाषनी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। फिर है PM वानी स्कीम। PM वानी स्कीम क्या है? पब्लिक वाईफाई कंपनीज बैक ट्राई कॉल टू, ये क्या है? PM टू इंक्रीज वाईफाई एक्सेस थ्रू आउट द कंट्री।
इसको किसने रिकमेंड किया था? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2017 में। लॉन्च कब हुआ था? 2020 में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में इसमें कंपोनेंट्स क्या है? पब्लिक डाटा ऑफिस है, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर है, ऐप प्रोवाइडर है, सेंट्रल रजिस्ट्री है, वानी, वाईफाई एक्सेस होता है, ठीक, इतना याद रखना है। सेंट्रल स्कीम टू कवर क्रॉप डैमेज। अब जो जैसे नीलगाय है, बाकी जितनी एनवायरनमेंट से तो होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं वो भी फसल को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको 18 फरवरी 2016 को जब लॉन्च किया था, एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका एम क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फार्मर्स को क्रॉप लॉस के अगेंस्ट और नेचुरल डिजास्टर जैसे हेल है, ड्रॉट है, पेस्ट है, डिजीज है। अब इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड किए हैं। सेंट्रल स्कीम टू कवर क्रॉप डैमेज बाय एनिमल्स। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश कब किया था? 1986 में। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1985, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश नोएडा में है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये 10-year ब्लूप्रिंट फॉर द मैरीटाइम सेक्टर है। इट विल सुपरसीड द सागरमाला इनिशिएटिव एंड एम्स टू बूस्ट वाटरवेज। क्योंकि जब वाटरवे के थ्रू किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है ना, तो वो आसान होता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये लिख सकते हो। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अभी 10 साल कंप्लीट हो गए। कब लॉन्च की थी? 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंडर। स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये एनेबल क्या करेगी? गार्डियंस टू इसमें ओपन अ सेविंग अकाउंट। अपनी जो गार्डियंस हैं वो अपने उसको ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। किन के लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए विद एन अथॉराइज्ड कमर्शियल बैंक और इंडिया पोस्ट ब्रांच। हो गया ये भी। अब बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर करेंगे हम इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, फिर हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, खत्म हो जाएगा फिर हमारा इंटरनेशनल। अब आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है। 1951 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ये राइट्स, डिग्निटी, वेलबींग माइग्रेंट्स इज पैरामाउंट। मेंबर स्टेट्स 175 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और ये 175 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स होता है जो कि आगे आने वाले टाइम में मेंबर्स बन सकते हैं। की पब्लिकेशंस कौन सी है? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट और माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी अपील्स फॉर 73 मिलियन इन एड फॉर सीरिया में जो उनके लिए उन्होंने किया। तो वर्ल्ड की एरियाज कौन से हैं? माइग्रेशन डेवलपमेंट, माइग्रेशन हेल्थ सर्विस, इमरजेंसी ऑपरेशंस, काउंटर ट्रैफिकिंग। उसके बाद सिल्वर नोटिस क्या है? इंटरपोल इशूज फर्स्ट सिल्वर नोटिस। इट एनेबल्स ट्रेसिंग इलिसिट वेल्थ लॉन्डर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स एंड इंटरपोल इनिशिएटिव। जैसे भारत ये था ना, ये देखिए, जैसे ये था, एक सेकेंड, हाँ, ये भारत पोल पोर्टल है ना, भारत पोल पोर्टल। वैसे ही ये इंटरपोल इनिशिएटिव है ये, ताकि ट्रेस कर सके, लोकेट कर सके और रिकवर कर सके क्रिमिनल एसर्ट्स को। जैसे नीरव मोदी भाग गया था ना, विजय माल्या भाग गया था, लिंक्ड टू क्राइम सच एज फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एनवायरमेंटल ऑफेंसेस। ये 2023 में लॉन्च हुआ था, पायलट फेज इन्वॉल्विंग 52 कंट्रीज। ये इंटरनेशनल एक नोटिस था, ठीक है। कब तक? नवंबर 2025 तक। ऑल सिल्वर नोटिस एंड डिफ्यूजन्स आर रिव्यूड इंटरपोल जनरल सेक्रेटरेट। और इंटरपोल है क्या? इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको वियना ऑस्ट्रिया में एस्टेब्लिश किया गया था 1923 में। ये क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन को एनेबल करता है और असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है जितनी भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं, जिनका मिशन होता है ये प्रिवेंट करना और कॉम्बैट करना इंटरनेशनल क्राइम को।
ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 195 मेंबर्स को कंप्राइज करती है। लॉन्च ईयर एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1923 में लॉन्च हुई थी। इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। मेंबर कंट्रीज 196 है, इंडिया ने 1949 में ज्वाइन किया था। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़, यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यूएनसीईबीडी, इसको 2014 में एस्टेब्लिश किया था। 45th सेशन यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, फर्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में थी। इसकी पोटेंशियल एक्सप्लोर करता है बिग डाटा एंड डाटा साइंस को ट्रांसफॉर्मिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। 31 मेंबर स्टेट्स एंड 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है इंक्लूडिंग इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025, इसको डेवोस स्विट्जरलैंड में होस्ट किया था। ये ग्लोबल लीडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी के लिए, क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करता है। 2025 का थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमने पीछे भी अच्छी तरह देखा था, अभी और देखते हैं। 1971 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर्म, ये एंगेजेस फॉर द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। फिर इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट देता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। फिर आता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज कॉल टू एक्शन फॉर एंटरटेनमेंट क्रिएटिव इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ज्वाइन द वेव्स टू शोकेस इंडियाज क्रिएटिव पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज। ये किसके लिए है, ये विजुअल और वेव्स, वेव की फुल फॉर्म याद रखो बस, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स और बैंकिंग पे। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग में सबसे पहली न्यूज़ है वो क्या है, आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म की है एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। एस्टेब्लिश किसने की थी, फ्री एआई कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी। टोटल मेंबर्स 8 हैं, चेयर्ड बाय डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, ये प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे में। एम क्या है, एक फ्रेमवर्क को क्रिएट करना, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एनेबलमेंट एआई की करना फाइनेंशियल सेक्टर में, ताकि एआई एडॉप्शन एथिकली और सिक्योरली हो पाए। एआई एडॉप्शन कहाँ पे, फ्री एआई कमेटी इसलिए बनाई गई थी। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था ये। कैबिनेट एक्सटेंड्स 1 टाइम स्पेशल पैकेज फॉर जो डीएपी फर्टिलाइजर है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है इंडिया में यूरिया के बाद। इसको जस्ट बिफोर या बिगिनिंग सोइंग के अप्लाई करते हैं। इसमें 46% फॉस्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है, और प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है डीएपी हमारे पास। वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, एक्सलेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्लांट न्यूट्रिशन के लिए, और हाईली सॉल्यूबल है। तो इसकी न्यूज़ क्या है, कैबिनेट एक्सटेंड्स 1 टाइम स्पेशल पैकेज। उसके बाद टोबैको बोर्ड है। टोबैको बोर्ड ये जैसे मखाना बोर्ड होता है, जैसे ये टर्मरिक बोर्ड आगे डिस्कस करेंगे, होता है, वैसे ही टोबैको बोर्ड इंडिया में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। एस्टेब्लिश्ड 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स गंटर आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में है, और गुजरात इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है टोबैको का, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ये याद रखना है पॉइंट। लेकिन याद क्या रखना है हमने, हेडक्वार्टर इसका गंटर आंध्र प्रदेश में, नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ टोबैको एंड इट्स अलाइड प्रोडक्ट्स। उसके बाद है बैंकनेट पोर्टल, ये क्या है, एक ई ऑक्शन पोर्टल है। मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एम टू सिंप्लीफाई द ऑक्शन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करता है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। फीचर्स इसके देख सकते हो। फिर है नेक्स्ट, सेंटर फॉर्म्स पैनल टू रिजिग होलसेल प्राइसेस। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक टूल होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। एस्टेब्लिश टू रिवाइज द बेस, इसका इन्होंने रमेश चंद्र पैनल क्यों किया, क्योंकि जो WPI है ना, वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है, जो कि 2011-12 हम लेते थे, इसको चेंज करने के लिए बोला गया है कि आप इसको 2011-12 नहीं लो, बल्कि इसको 2022-23 लो। की मैंडेट क्या है इसके, प्रपोज रिवाइज्ड कमोडिटी बास्केट फॉर द ये होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो प्राइस इंडेक्स जो कि होलसेलर जब लेता है चीज़ कोई, तब का प्राइस इंडेक्स वो होता है। और
प्रोड्यूसर होता है जब लेने खरीदने जाते हैं हम। रिव्यू द करंट सिस्टम ऑफ प्राइस कलेक्शन एंड रिकमेंड्स इंप्रूवमेंट्स। इट विल आल्सो डिसाइड द कंप्यूटेशनल मेथड भी डिसाइड कर। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने पार्टनर किया है यूनियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम को एनहेंस करने के लिए। प्रोजेक्ट कौन सा है? विस्तार। विस्तार की फॉर्म आपको याद रखनी है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। वर्चुअली integrated system to assess agricultural resources. ये designed to enhance agriculture extension service, critical information making and startup innovations accessible to farmers. मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आईआईटी मद्रास के कोलैबोरेशन। की फीचर्स इंटीग्रेशन ऑफ डाटा ऑन ओवर 12,000 एग्री स्टार्टअप्स। एडवाइजरी सर्विस क्रॉप प्रोडक्शन को जो ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट। फिर है जो रेड होल माइन करते हैं ना, जो रेड होल माइन बैन कर दी थी तो 2025 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजाइटी जो ये आसाम में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेड होल माइन, जो छोटे छोटे बच्चों को जिनके छोटे हाथ होते हैं उनको गुफाओं में उनको माइनिंग करवाते हैं। तो मेथड है कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नैरो हॉरिजेंटल सीम्स में। मेघालय में प्रेवलेंट है रेड होल माइनिंग। दो टाइप की होती है, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन किया था रेड होल माइनिंग को 2014 में, और बैन को रिटेन रखा था 2015 में भी। ये अनसाइंटिफिक और अनसेफ है वर्कर्स के लिए उन बेसिस पर। नीति आयोग एम्पोहर बिज लॉन्च्ड। एम्पोहर बिज इनिशिएटिव क्या है? 18 से 35 एज ग्रुप के 50 पार्टिसिपेंट को लिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, और टॉप 20 को 100% वेवियर मिलेगा न्यू शॉप फ्रेंचाइज फीस के लिए। एम्पावर हर भी ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। द प्रोग्राम टारगेट्स वुमेन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप उनके लिए। उसके बाद है नेशनल टर्मरिक बोर्ड को डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसका जो हेडक्वार्टर है ये याद रखना है निज़ामाबाद तेलंगाना में है। स्टेटरी बॉडी नहीं है ये। रबर बोर्ड ग्लोबल वैल्यू को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, और प्रोडक्शन। इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर प्लेटफॉर्म जो है वो फैसिलिटेट करेगा इसको विद द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के साथ। उससे पहले ऊपर देखिए आप, जो इंडियन डोमिनेंस है ना ग्लोबल टर्मरिक इंडस्ट्री में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का इंडिया, जो कि 70% ग्लोबल प्रोडक्शन और 62% ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी टर्मरिक की? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। मोर देन 30 वैरायटी टर्मरिक की इंडिया में ग्रो की जाती है, और 20 स्टेट्स कंट्री मेजर वैरायटीज़ हैं, ये देख सकते हैं। फिर है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर प्लेटफॉर्म। इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर प्लेटफॉर्म जो है वो डिज़ाइन टू फैसिलिटेट कंप्लायंस विद द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ये देख रहे हो। और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, रबर एक्ट 1947 के बाद बनाई गई थी। फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिनिस्ट्री कॉमर्स, हेडक्वार्टर कोटायम केरला में है। टर्मरिक बोर्ड का कहाँ पे? निज़ामाबाद तेलंगाना में। और इसका कहाँ पे था? टोबैको बोर्ड का गंटर आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना आ सकता है। हेल्थ में देखिए आप, नोरो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमोन वायरस, ब्लू बेबी सिंड्रोम और गिलियन बेयर सिंड्रोम। इसमें नोरो वायरस में कंटेन विंटर वोमिटिंग बग भी इसको बोलते हैं, स्टोमिक बग वोमिटिंग और डायरिया कॉज करता है। आरएनए वायरस फैमिली कैल्सीविरिडे है। इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। उसके बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है? 2001 में डिस्कवर किया था डच रिसर्चर्स ने। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम, इन्फेक्ट मिथोमोग्रोमीमिया, जहाँ पे बेबी की स्किन जो होती है वो ब्लू हो जाती है। तो क्यों हो जाती है ब्लू? क्योंकि डिक्रीज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन बॉडी में उनकी हो जाता है। ट्रीटमेंट है इसके मेडिकेशन मिथाइलिन ब्लू विच हेल्प्स ऑक्सीजनेट द ब्लड। ठीक है। उसके बाद गिलियन बेयर सिंड्रोम क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। द बेबी इम्यून सिस्टम अटैक हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरो सिस्टम। ये इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन देकर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बड़ा था ना वहाँ पे, ये जैसे कोरोना अब बोल रहे थे कि HMPV आपने सुना होगा। इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन भी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर आगे आता है बेली लैंडिंग।
बेली लैंडिंग को गियर अप लैंडिंग भी बोलते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग टेक्निक है। इसमें एयरप्लेन लैंडिंग विदाउट एक्सटेंडिंग इट्स लैंडिंग गियर होता है। उसके बाद सोनोबियॉन्स, ये देख रहे हो आप, एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एकॉस्टिक सेंसर्स होते हैं जो कि अंडर वाटर साउंड्स एमिटेड फ्रॉम द शिप्स एंड सबमरीन्स होते हैं। फिर आता है पिंक फायर रिटार्डेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पिंक फायर रिटार्डेंट जो कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स हैं उनको रिटार्ड करने के लिए यूज़ किया गया था। तो इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं कि नहीं है, इसका देखिए। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट बेस स्लरी है। ये कॉमन ब्रांड है इसका फॉस्चेक, वाइडली यूज फॉर वाइल्ड फायर सप्रेशन। इसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट साल्ट होते हैं और ये इवापोरेट नहीं होते हैं जैसे वाटर और स्टेज ऑन वेजिटेशन लॉन्गर, वेजिटेशन के ऊपर बहुत टाइम तक रहते हैं। तो फिर उससे इसको प्लेन से है हेलीकॉप्टर से जब एक फायर लाइन बन जाती है ताकि ऑक्सीजन का वो कट ऑफ हो जाता है इससे, ठीक है। ऑक्सीजन जब मिलेगा नहीं तो फायर जलेगी नहीं, ठीक है। सोनोबियॉन्स एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एकॉस्टिक सेंसर्स that relay underwater sounds emitted from ships and submarines. They remain active for about 24 hours. Helps in detection, classification and prosecution of adversarial ships and submarines. इसका पैसिव एंड एक्टिव सोनोबियॉन्स होते हैं। फिर आते हैं डिफेंस में, एक फिर ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। इंडिया मॉरिशस ने मीटिंग होल्ड की INS सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। बेस्ड ऑन सॉर्दर्न नेवल ये कमांड इन कोची, ये पढ़ सकते हो कैसे, देखिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेजोगांव डॉक शिप बिल्डर्स डिलीवर 6th स्कॉर्पियन सबमरीन्स। ये प्रलय इंपॉर्टेंट है। प्रलय मिसाइल टू बी डिस्प्लेस्ड एट रिपब्लिक डे परेड एयरलाइंस ड्रू टू मिस फ्लाई पास्ट, ठीक। प्रलय क्या है, ये बैलिस्टिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, पूरी एनवायरनमेंट के बाहर जाके फिर अटैक कर टारगेट अटैक करता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है। फीचर्स क्या है इसके, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, रेंज 150 to 500 किलोमीटर है, वार हेड 350 to 700 kg ले जा सकता है। सिग्निफिकेंस, इंडियाज फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आता है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम दिल्ली से लॉन्च किया। संजय सर्विलेंस सिस्टम क्या है, सर्विलेंस होता है जब एक सर्विलेंस और सर्वे में डिफरेंस ये है, सर्विलेंस बार बार की जाती है, सर्वे एक ही बार की जाती है। इंडिजिनसली एंड जॉइंटली डेवलप्ड, इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। और कमांडर्स टू कंडक्ट बोथ कन्वेंशनल एंड सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस और नेटवर्क सेंटरिंग एनवायरनमेंट में होगा। एनहेंस करेगा ये बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस और रिकॉन्शियंस कैपेबिलिटी, और इसका आत्मनिर्भर सपोर्ट करेगा ये। तो हमने डिस्कस कर लिया ये जो जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले हमने रिपोर्ट्स, इंडेक्स और अवार्ड्स देखे, फिर हमने गवर्नेंस देखी, फिर पॉलिटी देखी, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस देखे हमने, फिर इकोनॉमिक्स देखी, फिर हमने ये हेल्थ देखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखी और डिफेंस देखा लास्ट में। थैंक यू।